नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बाल कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी दोस्त रबानी। और मैं हूँ रूहानी। मैं हूँ आपका चुलबुल दोस्त ऋषि पांडे। और मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवानी। और मैं हूँ आपकी दोस्त वंशिका। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की इंस्पिरेशनल टीचिंग्स के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में, महाकुंभ के बारे में और लास्टली एनिमल प्रोटेक्शन यानी के पशु कल्याण के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जरूर, क्यों नहीं। तो रूबानी, मेरे पास विवेकानंद जी की एक सेइंग है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? हाँ जी जरूर। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। अरे वाह, इससे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पास भी है, मैं एक सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अब मैं बताऊं एक? तुम भी बता दो रूहानी। जब तक जीना तब तक सीखना। जुबानी, मेरे पास एक प्रेरक प्रसंग भी है, कहो तो सुनाऊं? अरे जरूर। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग है ये। एक बार की बात है, एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर बोला कि मेरे को आपसे गीता पढ़नी है। स्वामी जी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जाओ पहले 6 महीने रोज फुटबॉल खेलो और फिर आओ, तब मैं तुम्हें गीता पढ़ाऊंगा। यह सुनकर युवक आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गीता जैसी पवित्र ग्रंथ का फुटबॉल से क्या लेना देना। उसकी उस चकित अवस्था को देख स्वामी जी ने युवक को समझाया, बेटा भगवत गीता वीरों का शस्त्र है, एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले शरीर का बल बढ़ाओ, शरीर स्वस्थ होगा तभी समझ भी तेज होगी और स्वस्थ होगी, और तभी तुम गीता जैसे कठिन ग्रंथ को आसानी से समझ पाओगे। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, उसे संभाल नहीं सकता, वह गीता के विचारों और अध्यात्म को कैसे संभालेगा? उसे पचाने के लिए स्वस्थ मन और शरीर चाहिए। हाँ आराध्या, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल मौसम बदल रहा है, लेकिन मैं हर रोज व्यायाम करता हूँ। व्यायाम मेरे मन को ठीक रखती है और शरीर को भी। हाँ ऋषि, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये तो सही कहा। जब तक हमारे शरीर का बल हमारे दिमाग के बल जितना होगा, हम सब कुछ सीख पाएंगे। हाँ, हमें हमेशा अपने दिमाग को तेज रखना चाहिए और हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे कि हम कठिन चीजों को भी आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि स्वामी विवेकानंद जी की सबसे फेमस कोट कौन सी है? मैं बताऊं उनके एक फेमस कोट? हाँ जी जरूर। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अरे वाह, बट किसी को इसका असली मतलब पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, कोई और बताओ। इसका असली मतलब ये है कि जब तक हमारा लक्ष्य ना पूरा हो जाए सो मत जाना। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक जीवन की कुछ झलकियां। बालक नरेंद्र घर के आंगन में पूजा करती हुई अपनी माँ भुवनेश्वरी के पास आकर बैठ जाते हैं और बालमन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी माँ से प्रश्न पूछते हैं। माँ, क्या मैं शिव जी जैसा बन सकता हूँ? बेटा, शिव का तो हर गुण महान है। उनके जैसा बनने के लिए साधना और सेवा चाहिए। माँ, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बेटा, सच्चा बड़ा वही होता है जो दूसरों की सेवा करे, जीवन में परोपकार को अपनाए। पुत्र, तुम अवश्य अच्छे कार्य करोगे और महान बनोगे। समझ गया माँ, समझ गया। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो। स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर। युवा नरेंद्र की रामकृष्ण परमहंस के साथ प्रथम भेंटवार्ता। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने भगवान को देखा है और बिल्कुल उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ। क्या यह संभव है? हाँ, भगवान को देखना संभव है। अगर सच्ची भक्ति और तप हो तो हर व्यक्ति भगवान को देख सकता है।
स्वामी विवेकानंद जी के विश्व धर्म संसद शिकागो के भाषण के प्रारंभिक शब्द। अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों, मैं एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सहन नहीं करते बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। विश्वविद्यालय का प्रांगण और स्वामी विवेकानंद छात्रों को संबोधित करते हुए, युवा ही तो राष्ट्र की शक्ति है। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लो तो कुछ भी असंभव नहीं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं यह जानना चाहता हूँ, सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? हम युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कृपया बताएं। दृढ़ निश्चय और मेहनत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। एक ग्राम में स्वामी विवेकानंद ग्रामवासियों से बात कर रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, समाज में सही बदलाव कैसे आएगा? क्या भगवान की पूजा अर्चना करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? शिक्षा और सेवा से ही समाज में बदलाव आएगा। जब तक हमारे गरीब भाई भूखे हैं तब तक हमारी पूजा अधूरी है। स्वामी जी, आप महान हैं, आप महान ज्ञानी हैं। कृपया करके हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। ध्यान और मन की शक्ति का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर युवकों के प्रश्न और स्वामी विवेकानंद जी के उत्तर। स्वामी जी, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हम क्या करें? ध्यान करो। ध्यान से मन की शक्ति बढ़ती है और जीवन का हर कार्य सरल हो जाता है। स्वामी जी, क्या ध्यान से सच में जीवन में परिवर्तन आता है? हाँ, ध्यान से तुम अपनी भीतर छुपी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने समाज में चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, क्या केवल भक्ति से ही समाज का उद्धार नहीं हो सकता? नहीं, केवल ध्यान और भक्ति से समाज का उद्धार नहीं होगा। स्वामी जी, सही अर्थों में सेवा क्या है, हमें बताने की कृपा करें। हमें कैसे सेवा करनी चाहिए जिससे हम सही पथ पर चल सकें? दूसरों के दुख को समझो। कर्म और सेवा भी जरूरी है। क्या सेवा का दूसरा रूप पूजा ही है? हमें किस तरीके की पूजा करनी चाहिए? जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो, जो अशिक्षित हैं उन्हें पढ़ाओ। यही सच्ची पूजा है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी विवेकानंद मछुआरों को मछली पकड़ते देख रहे हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग मछली पकड़ते समय क्या सोचते हो? नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, मछली पकड़ते समय हमारा पूरा ध्यान मछली पर होता है, बाकी हम सब भूल जाते हैं। यही ध्यान का सही अर्थ है। जीवन में सफलता के लिए मछुआरों जैसी एकाग्रता चाहिए। जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। आपने हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। विद्यालय जहां स्वामी जी छात्रों से शिक्षा के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी, हम विद्यार्थियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सही अर्थों में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं है। यह जीवन को सुधारने और समाज को बदलने का साधन है। स्वामी जी, हम क्या पढ़ें जिससे हम जीवन में प्रगति कर सकें? वह पढ़ो जो तुम्हें सिखाए
कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कैसे कर सकते हो। आत्मनिर्भर बनो। स्वामी विवेकानंद का जीवन ज्ञान, ध्यान, कर्म, धर्म, योग, सेवा, अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक था। स्वामी विवेकानंद विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने समाज के उच्च मूल्यों के लिए युवाओं को जागरूक करा और अपनी सशक्त आवाज से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण। अरे आराध्या, मैं कब से देख रही हूँ हमारे साथ हमारे 2 और दोस्त बैठे हैं। बहुत चुप चुप से है लेकिन बहुत कुछ देख रहे हैं। आप बताओ भी, क्या हो क्या रहा है वहाँ? मेरा नाम शिवानी और मैं कक्षा 7वीं सी में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है हम इंसान। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। इंसान दिखाई देता है। वाह शिवानी, आपने कितनी सुंदर कविता सुनाई। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ एक और साथी हैं जो तब से अपने पन्ने पलट रहे हैं और हमें कुछ सुनाने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनका नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशिका है। आप कौन सी कक्षा में हैं? मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? आज मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम है बने स्वर्ग सा यह संसार। तो चलिए सुनते हैं इनकी कविता। सादा जीवन उच्च विचार, बने हमारा हृदय उदार। तन हो स्वस्थ, पूजा में बल हो, मन प्रसन्न हो, चिन्ह निर्मल हो, बने ज्ञान कुंज के भंडार। दिन विवेक का हो आधार, ऊंच नीच का भेद भगाओ, दिन दलित को गले लगाओ, करे देश का यश विस्तार, मातृभूमि का यह हो आधार। बने स्वर्ग सा यह संसार, बने स्वर्ग सा यह संसार। नमस्ते। अरे वाह वंशिका, ये कविता तो सच में बहुत अच्छी थी और ये कविता हमें सिखाती है कि हमें किसी के बीच में भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ रबानी, तुमने बिल्कुल सही कहा और इस कविता ने तो मेरा मन ही मोह लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीषा जैन आपको सर्दी पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। चिंकी चिड़िया से बोला नटखट बबलू बंदर, उछल कूद मैं करता हूँ, कैसे बैठूं घर के अंदर, डाल डाल पर झूला झूलूं मैं तो बहना दिन भर। सर्दी पड़ती कड़ाके की तब ठंडी से मुझे लगता डर, खांसी से मैं करता रहता पूरी रात खरखर पहना। तू तो इतनी अच्छी है उड़ती रहती फर फर। कई दोस्तों ऐसे हैं जिनकी हिलती नहीं तनिक कमर, तेरे इस भाई के पास नहीं है कोई छत और घर। झाड़ी में भी घूमा करता हूँ मैं तो बहना इधर उधर, हाथी भैया ले गए मेरी टोपी मोजे और मफलर। लो ऊन सिलाई पकड़ो बहना, बूंदों में लेक स्वेटर, लेकर आया हूँ चिंकी बहना तेरे लिए मैं हरी हरी मटर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मन्नत शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान, करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण, क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार वृक्ष, जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष, जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है
तो हे मानव, तू क्यों पछताया है? तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश फैलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ। पेड़ न काटो, पेड़ उगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। आज मैं आप सभी को स्वच्छता के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अगर हम ठान ले, अगर हम मान ले, स्वच्छ भारत हो अपना, तो पूरा होगा हर एक सपना। गंदगी फैलाना आसान है, पर स्वच्छता मेरा अभिमान है। अगर गंदगी फैलाओगे तो बीमारी उसका परिणाम है। स्वच्छता के लिए हर कोशिश संभव कर जाएंगे, भारत को हम स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। अरे ऋषि, तुम इतनी देर से चुप चुप बैठे हो। मेरे को लग रहा है तुम चुपके चुपके कुछ खा रहे हो। हाँ, मैं तिल के लड्डू खा रहा हूँ। तभी इतनी देर से चुप हो, वरना तुम इतनी देर चुप थोड़ी रहते हो। बिल्कुल रबानी, तुमने सही कहा। ये चुप रहने वालों में से नहीं है। अरे मुझे पता है ये तिल गुड़ के लड्डू क्यों खा रहा है। क्यों? मकर संक्रांति जो आने वाली है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि मकर संक्रांति भी आने वाली है। अरे हाँ, ऐसी कैसे भूल सकती हो तुम? मकर संक्रांति तो इतना बड़ा त्योहार होता है। हम इसमें शुक्रिया अदा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और इसमें फसल की कटाई भी तो होती है। और तुम्हें पता है, यह साल का पहला पर्व होता है जो ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ होता है। और इस दिन हम सर्दी को दूर भगाने के लिए गर्मा गर्म घी खिचड़ी खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं और गज्जक भी खाते हैं। अरे हाँ, ये त्योहार तो पूरे देश में बहुत ही जोश से मनाया जाता है। जैसे पोंगल तमिलनाडु में, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण और असम में माघ बिहू, और राजस्थान में इसे सकरात या फिर सकरात के रूप में भी मनाया जाता है। अरे वाह, तुम भी तो पूरी जानकारी लेके आई हो। और तुम्हें पता है कि गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाना कितनी मेजर एक्टिविटी है मकर संक्रांति के दौरान? हाँ बिल्कुल, इस दिन तो आसमान पतंगों से ही रंग बिरंगा हुआ होता है। इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर पतंग देखने को कहाँ ही मिलती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, अब तुम लोगों ने बहुत बातें कर ली। मेरे पास एक पोइट्री है मकर संक्रांति के लिए, मैं सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल सुनाओ। संक्रांति के शुभ दिन आपका जीवन खुशियों से भरे। पतंग उड़ाने की है सुबह, मकर संक्रांति की है खुशी का माहौल। तिल गुड़ के लड्डू खाने का मजा, दोस्तों और परिवार के साथ खुशियों का मजा। सूरज की किरणें आज खुशी से भर दें। मकर संक्रांति के लिए शुभकामनाएं आपके लिए लाएं। मैं भी एक बहुत सुंदर कविता लाई हूँ, सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल। आओ मिलकर खिचड़ी का त्योहार मनाएं, तिल की पट्टी लड्डू खूब खाएं और खिलाएं। तिल गुड़ की खुशबू के साथ खुशियाँ पूरे घर में फैलाएं। अपने सपनों की पतंग को आज हम खूब ऊंचा उड़ाएं। आज प्रभात बेला में उठकर सूर्य नारायण को जल हम चढ़ाएं और फिर ढेर सारी मूंगफली गज्जक लेकर रजाई में बैठ शरीर को गर्मी दिलाएं। और फिर अंत में घी खिचड़ी गर्मा गर्म खाकर सर्दी को दूर भगाएं। धन्यवाद। वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। थैंक यू ऋषि। अरे इस कविता से तो ऐसा लगा मानो मकर संक्रांति आज ही आ गई हो। मेरे को भी जब मैं कविता पढ़ रही थी तो मेरे को भी सेम ऐसे ही फीलिंग आ रही थी। अच्छा चलो, अब मकर संक्रांति में मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। मैं उड़ता हूँ हवा के साथ, मकर संक्रांति पर हूँ मैं खास बात। रंगों से भरा मैं ऊपर जाता, दोस्तों के साथ खुशी से खेलता। क्या हूँ मैं? पतंग। अरे वाह, सही जवाब, वो भी इतनी तेज। मैं भी एक पहेली लाई हूँ, पूछूं? पूछो पूछो। खुद तो सभी को खिलाए पर कभी खुद को ना खाए, बूझो तो मैं क्या? अरे एक बार दोबारा बताना। खुद तो सबको खिलाए पर खुद को कभी ना खाए, बूझो तो मैं क्या? धूप? नहीं। जो सबको खिलाए और खुद को ना खाए? मूंगफली? नहीं। प्लेट? नहीं। चम्मच? बिल्कुल सही, चम्मच। अब मैं पूछूं? पूछो पूछो। मैं उड़ता हूँ आसमान में, पतंग के साथ खुशियाँ लाता हूँ। मकर संक्रांति के दिन मैं सबसे स्पेशल हूँ। क्या हूँ मैं? मकर संक्रांति के दिन स्पेशल और पतंग से दोस्ती? मांझा? गलत। हवा। करेक्ट। वाह, तुमने तो एकदम सही जवाब सोचा रबानी। वाकई में हवा ना हो तो पतंग कैसे उड़ेगी?
अरे वही तो, हवा ही तो है पतंग की सबसे अच्छी दोस्त, चाहे पतंग कटी क्यों ना जाए। तभी तो वो स्पेशल होती है मकर संक्रांति के दिन। और हाँ, इसलिए हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे अब थोड़ी सी हवाबाजी मैं करती हूँ। ये बताओ कि काइट जो है पतंग, वो किस भाषा में बात करती है? हवा की भाषा? अरे नहीं, तुम बताओ। मेरे को तो नहीं पता, तुम ही बता दो। हाई फ्लाई इंग्लिश। अरे हम सबने ये तो देख लिया और जान भी लिया कि 14 को मकर संक्रांति होती है और वो कहाँ कहाँ मनाई जाती है, लेकिन अब ये किसी को पता है कि 13 से क्या शुरू हो रहा है? हाँ मुझे पता है, 13 से महाकुंभ शुरू हो रहा है। अरे वाह, एकदम सही। इस बार महाकुंभ 144 इयर्स बाद आया है, क्योंकि जब कुंभ मनाते हैं तो 12 कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस बार इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और ये समाप्त 26 फरवरी को होगा, जिसमें कि पूरे विश्व भर के साधु संत एकत्रित होते हैं। क्या किसी को पता है कि इस बार कहाँ होगा महाकुंभ? इस बार महाकुंभ प्रयागराज में होगा। तुम्हें पता है यह 4 विशेष स्थलों पे आयोजित किया जाता है। क्या किसी को उन स्थलों के नाम पता है? अरे हाँ, मुझे पता है। तो बताओ। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये वही 4 स्थल हैं जहाँ पे समुद्र मंथन के वक्त निकला जो अमृत था वो छलका था। और क्या किसी को पता है कि ये महाकुंभ कितने दिनों तक चलता है? अगर मैं ऐसे गैस करूँ तो 2 महीने। नहीं, मैं बताऊं? बताओ। ये कुल 45 दिनों तक चलता है। इसका मतलब इन 45 दिनों में पूरा प्रयागराज अध्यात्म में डूबा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल। महाकुंभ सिर्फ एक उत्सव नहीं है, वो एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। तो चलो एग्जाम्स के बाद प्लान बनाते हैं हम सब कुंभ में डुबकी लगाने का। अरे हाँ, कुछ भी कहो, रिजल्ट आने से पहले तो सब भगवान जी के पास जाते ही हैं उनका आशीर्वाद लेने। हम भी चल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए और हम सब टॉप कर जाए। दोस्तों, अब मेरे पास महाकुंभ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी है, तो क्या तुम तैयार हो उनके उत्तर देने के लिए? हाँ बिल्कुल। चलो, मेरा पहला प्रश्न, महाकुंभ मेला कितने वर्ष बाद आता है? 12। बिल्कुल सही। अब मेरा दूसरा प्रश्न, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चलता है? 45। अरे वाह, तुम्हें तो इसका भी उत्तर आता है। अब तीसरा प्रश्न, महाकुंभ मेला 2025 का अंत कब होगा? 26 फरवरी। अरे वाह, तुम्हें तो सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, कुंभ का अर्थ क्या होता है? ढेर सारे मेलों को जो मिलके बनता है वो कुंभ का मेला होगा। नहीं, सिर्फ कुंभ शब्द का अर्थ बताओ। जिसमें पानी भरा उसे कुंभ कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये बताओ, प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? मैं बताऊं? यमुना और सरस्वती का। और एक और गंगा। हाँ बिल्कुल सही। और इन तीनों को हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मेरे पास भी एक पहेली है, पूछूं? पूछो। पलंग की रानी पिए लाल लाल पानी। दोबारा बोलो। पलंग की रानी पिए लाल लाल पानी। पलंग की रानी पिए लाल लाल पानी। वो रूह अफ़ज़ा नहीं पीते हम लोग? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, खटमल। अरे बाप रे। अब मैं पूछूं एक? हाँ जी, तुम भी पूछो। जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ मैं कौन? मैं बताऊं? हाँ बताओ। नक्शा। बिल्कुल सही जवाब। अरे ये तो आसान थी। मैं एक और पूछूं? पूछो। दिन भर उससे उठते बैठते उसे रखते, बिना उसके कहीं जा नहीं सकते, बताओ वो क्या चीज है? हमारा फोन। नहीं। घड़ी। नहीं, उससे भी एक ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी सांस। हमारे जूते। पैर। बिल्कुल सही, पैर। बिना पैर के हम कहीं जा थोड़ी सकते हैं। हम कभी उसे उठाते हैं, कभी उसे रखते हैं, पर बिना उसके तो हम चल ही नहीं सकते। अब मैं पूछूं एक? पूछो। मैं घर में रहता हूँ पर मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं घर में रहता हूँ पर मैं किसी के साथ नहीं हूँ। भूतों का साया। अरे कोई तो बताओ। घर वाला? नहीं। पड़ोसी? अरे किसके पड़ोसी घर में रहते हैं? अरे रूहानी, तुम ही जवाब बता दो ना। हमारी परछाई, शैडो।
अरे तो भूतों का साया सही तो जवाब था। अच्छा, अभी मेरे पास एक और पहेली है, पूछूं? पूछो पूछो। ना ही बीमार फिर भी खाए गोली, जब ये चले तो सब डर जाए सुनकर इसकी बोली। बंदूक। अरे वाह, तुमने तो एकदम सटीक जवाब दिया, और वो भी इतनी जल्दी। अरे ये जवाब तो जितनी तेज बंदूक चलती है उतना ही तेज था। देखा, हूं ना मैं इतनी स्मार्ट। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अलग लेकिन एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो कि है पशु कल्याण, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। ये 15 दिन का समय होता है जिसमें हमें अपने पशुओं का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत होती है। हमें जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए भी कई चीजें करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें कभी कभी कपड़े दे देने चाहिए थोड़े बहुत, जो जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सर्दी में। अच्छा, तुम में से किसी को पता है कि हमारा और हमारे जानवरों का रिश्ता कितना पुराना है? हम इनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? हम इन्हें चाहे कहो तो कंपेनियनशिप, खेती बाड़ी या तक सिक्योरिटी के लिए भी इन्हें ट्रस्ट करते हैं। हम इनसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और कई लोगों का तो इनसे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। अब कहें ही क्या, ये होते ही इतने क्यूट है कि इमोशनल अटैचमेंट होना तो अनिवार्य है। और यहाँ तक सिर्फ पेट्स ही नहीं, हमारी वाइल्ड लाइफ बैलेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेडेटर्स या पॉलिनेटर्स होंगे नहीं तो सोचो होगा क्या इस धरती का। चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। हाँ, पूछो पूछो। कौन सा एनिमल बिना पानी पिए सबसे ज्यादा तक सरवाइव कर सकता है? कैमल। नहीं, कैमल तो नहीं होता, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कैमल होता है वो 5 दिन तक तो बिना पानी के काम कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को पता है। अरे नहीं, वो तो रहता ही पानी में है। मेरे को पता है, मैं बताऊं? बताओ। कैंगरू रैट। अरे हाँ, करेक्ट। ये तो मैंने एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था। अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। अब मैं एक और पूछूं? पूछो। कौन सा बर्ड अपने एग्स को दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में छुपाता है? अरे ये तो आसान है, ये तो कोयल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो, मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ जो मैंने सेम एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था। वो ये था कि डॉल्फिन्स अपना दिमाग 13% तक यूज करती हैं। सिर्फ दिमाग नहीं, सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन। और वो इससे तकरीबन 65 किलोमीटर्स तक दूसरी डॉल्फिन्स को बता सकती है मैं यहाँ हूँ, वाइब्रेशंस देकर। कितना कूल है ना ये? हाँ, ये तो बहुत कूल है। हाँ, और अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो मैं तो फटाफट लिख लूंगा इसका जवाब। और अगर हम इंसानों को ये मिल जाए तो मानो हम तो रोज ही अपने दोस्तों को बताते रहे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस प्रोग्राम में ढेर सारी मस्ती की, बातें की, कहानियाँ सुनी और पहेली और जोक्स भी सुने। होपफुली आपको इस बार का बाल कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही ढेर सारी बातों, जानकारियों, मजेदार चुटकुलों, कहानियों, पहेलियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इस बाल कार्यक्रम में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और विंटर्स में अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। अरे एक बात तो रह ही गई। क्या? और हाँ, रजाई में घुस के रहना, ठंड बहुत है। रजाई तो वैसे ही सबको प्यारी होती है। और इसी के साथ मुझे यानी आराध्या, मुझे रबानी, मुझे रूहानी, मुझे ऋषि, हम सबको दीजिए इजाजत। जय हिंद।